नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव के छठे दिन भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव और निरहुआ समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव समेत 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं शनिवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समेत 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने अवगत कराया कि आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत शनिवार को नामांकन के छठवें दिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से महेंद्र चौहान ने 1 सेट, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव ने 3 सेट, समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव ने 4 सेट, आईएनसी से श्यामदेव ने 1 सेट, भारतीय जननायक पार्टी से योगेंद्र यादव ने 2 सेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रमेश कुमार राजभर ने 2 सेट नामांकन पत्र लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इसी के साथ ही जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के जयनाथ उर्फ जयनाथ चौहान, निर्दलीय से वीरेंद्र कुमार, प्रगतिशील समाज पार्टी से धीरज ने 3 सेट में इस प्रकार कुल 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद व फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव का पर्चा खरीदा जाना चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि शुक्रवार के दिन सपा से पूर्व सांसद बिहारी बाबू के पुत्र सुशील कुमार आनंद ने भी पर्चा खरीदा था और उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के जिले के नेताओं ने पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम से भी चुनाव लड़ने के लिए संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ साफ मना कर दिया। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए शनिवार देर रात तक या रविवार तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। आजमगढ़ के बरदर थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में बीते 1 मार्च को 65 वर्षीय बुजुर्ग की गोली एवं धारदार हथियार से हत्या का राज खोलते हुए पुलिस ने शनिवार को मृतक की बहू और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि बरदर क्षेत्र के भदेठी ग्राम निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद मुश्ताक बीते 1 मार्च को जबकि सिवान में अपने खेत की सिंचाई करने गए थे, उस दौरान उन्हें गोली मारने के बाद धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के पुत्र अशफाक अहमद द्वारा स्थानीय थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की विवेचना के दौरान गवाहों से की गई पूछताछ के बाद मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शनिवार की सुबह जौनपुर जिले के खेतासराय थाना अंतर्गत मानिकला ग्राम में दबिश देकर घर पर मौजूद मिले बिलाल पुत्र इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विरार में मुश्ताक अहमद की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि लगभग 7 से 8 वर्ष पूर्व उसकी बहन सेहरत जहां की शादी मृतक के पुत्र मिराज के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच जानकारी की मिली कि मुश्ताक अहमद अपनी संपत्ति में बेटों के अलावा बेटियों को भी हिस्सा देना चाहते हैं। मेरी बहन सेहरत इस बात का विरोध करती थी, इस वजह से उसको ससुराल में सास ससुर और नंदू द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। अपनी पीड़ा को बहन द्वारा बताए जाने पर हमने अपने भाई जमशेर के साथ बहन के सस और मुश्ताक की हत्या करने की योजना बनाई और बीते 1 मार्च की शाम मौका पाकर खेत की सिंचाई कर रहे मुश्ताक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक की बहू सेहरत जहां और उसके भाई जमशेर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त तमंचा व चापड़ भी बरामद कर लिया है। भटेड़ी गाँव में दिनांक 2/3/22 को 65 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था, जिसको गोली भी मारी गई थी और धारा हथियार से काटा भी गया था। इस पर पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करी तो ये संज्ञान में आया कि मृतक की छोटी बहू अपने ससुर से नाराज़ थी, क्योंकि वो अपने लड़कों के अलावा अपनी लड़कियों में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे, जिसको लेके बहू ने षड्यंत्र रच के अपने दोनों भाइयों को बुलाकर हत्या कारित करा दी, जिसमें बिलाल जमशेद की गिरफ्तारी करी गई और इनकी बहू सेहरत जहां की भी गिरफ्तारी इस प्रकार में करी गई है। बस यही लोग हैं, घटना का अनावरण कर दिया, सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दी आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 27,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 40,000 रूपये मृतक की पत्नी को देने का भी आदेश दिया है। ये फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनीन कुमार पांडे ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के रुपैनपुर गांव में मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में 18 फरवरी 2018 की रात लगभग 8 बजे
हवलदार यादव तथा रामलखन यादव पुत्रगढ़ स्वर्गीय लालचंद ने अपने भाई हवलदार यादव को लाठी डंडे तथा चाकू से बुरी तरह से मारा पीटा। बुरी तरह से घायल हवलदार के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में 2 मार्च 2018 को मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओम प्रकाश सिंह ने वादी मुकदमा राम अवतार समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हवलदार यादव तथा रामलखन यादव को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा पति को 27,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली पुलिस के नंदापुर गांव में बीते 26 मई को एक व्यक्ति के अहाते में मिले महिला के शव की बरामदगी के बाद की गई विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर उसकी हत्या का सफल अनावरण करते हुए मृतका के पति व घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतका का अपने पहले पति से संबंध रखते हुए फोन पर बातचीत करने से परेशान होकर उसके दूसरे पति ने अपने मित्र की मदद से उसका काम तमाम कर शव को नंदापुर गांव में छिपा दिया था। पुलिस के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के नंदापुर निवासी मनोज जायसवाल पुत्र रामचंद्र जायसवाल ने बीते 26 मई को थाने में सूचना दी कि शिवमूर्त लखपति चौहान के अहाते में करीब 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए पैम्पलेट व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कराया। इस संबंध में केसरी देवी पत्नी स्वर्गीय रामशेष बनवासी निवासी कुड़िहर थाना बर्द अपने पुत्र मंगलराज व रिश्तेदार सरायन पुत्र राजेंद्र निवासी औड़िहार थाना सैदपुर गाजीपुर के साथ देवगांव थाने पर आई। सभी ने शिनाख्त संबंधी सामग्रियों तथा मृतका की फोटो और कपड़े के आधार पर शिनाख्त कर बताया कि मृतका मेरी लड़की गुंजा है। इस संबंध में मृतका की मां केसरी देवी की तहरीर पर 4 जून को मृतका के पति जीतू बनवासी पुत्र छोटेलाल व चंदन पुत्र नकरू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इस दौरान जानकारी मिली कि मृतका गुंजन उर्फ गुंजा की दूसरी शादी जौनपुर जिले के थाना गद्दी अंतर्गत बुजवा ग्राम निवासी जीतू बनवासी पुत्र छोटेलाल के साथ हुई। शादी के बाद भी गुंजा का अपने पहले पति से फोन पर बातचीत होती रही। इस बात की जानकारी होने पर जीतू अपनी पत्नी गुंजा पर संदेह जताते हुए उसका काम तमाम कर देने की योजना बनाई और इस साजिश में अपने मित्र चंदन पुत्र नखरू निवासी ग्राम ठकठुआ कोतवाली क्षेत्र देवगांव को भी शामिल कर लिया। योजना के अनुसार दोनों ने गुंजा की हत्या कर शव को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव में सुनसान पड़े अहाते में छिपा दिया था। शनिवार की सुबह जरिए मुखबिर मिली सूचना पर पुलिस ने कहीं भागने की फिराक कर रहे जीतू बनवासी पुत्र छोटेलाल व चंदन पुत्र नखरू को गिर क्षेत्र की डोमनपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। 26/5/22 को एक अज्ञात महिला का शव देवगांव कस्बे में मिला था। क्योंकि उस समय महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी तो पुलिस ने अलग अलग जगह पैम्पलेट छपवा के जो कि महिला की शिनाख्त हो जाए डिस्प्यूट कराए थे और प्रोमिनेंट स्थानों पर उसको चस्पा कराया था। ये जो पैम्पलेट चस्पा कराए थे ये मृतका की मां ने इसको देखा और वो पैम्पलेट लेके मृतका की मां थाने पहुंची। इसके बाद उसकी शिनाख्त हुई। उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी गुंजन है, इस पे और ये एक भट्टे पे काम करती है। इस सूचना पर पुलिस ने आगे अपनी जांच पड़ताल शुरू करी तो ये संज्ञान में आया कि उसके पति और एक रिश्तेदार ने मिलकर महिला की हत्या कर दी है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का कारण ये रहा कि इससे अपने दूसरे पति से नाखुश थी और पहले पति से बातचीत करती थी, जिसको लेके दूसरा जो पति है वो नाराज़ रहता था और जिसके कारण उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर महिला की हत्या कारित करी। आजमगढ़ जनपद में विद्युत चोरी को रोकने हेतु अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय सैयद अब्बास रिजवी के निर्देशन में शनिवार को प्रातः 7 बजे से विद्युत वितरण खंड चतुर्थ फूलपुर आजमगढ़ के अंतर्गत माहौल टाउन में पुलिस प्रवर्तन दल आजमगढ़ एवं विद्युत विभाग की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर 33 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल 22 अदद एसी चोरी की बिजली से चलते पाए गए। 6 अदद कनेक्शनों का भार बढ़ाया गया। मौके पर 21 अदद अनमीटर्ड कनेक्शनों पर मीटर लगाए गए। कुल 70 कनेक्शनों की चेकिंग की गई, जिसमें 27 उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये पर काटे गए। मौके पर बकायेदार उपभोक्ताओं से लगभग 12 लाख की वसूली की गई। मॉर्निंग रेड की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। प्रेस वार्ता का आयोजन कर अधीक्षण अभियंता सैयद अब्बास रिजवी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये अभियान लगातार चलता रहेगा। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत चोरी से बचें। विद्युत कनेक्शन के लिए किसी भी जनसेवा केंद्र पर आवेदन कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पुराने संयोजन पर यदि मीटर नहीं लगा है तो तुरंत मीटर लगवा लें, जिसका कोई शुल्क देय नहीं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक मुश्त समाधान योजना भी चलाई जा रही है। ये योजना समस्त भार के घरेलू उपभोक्ताओं, समस्त भार के निजी नलकूप उपभोक्ताओं तथा 5 किलोवाट विद्युत भार तक के वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, जिसमें 30 अप्रैल 2022 तक के 100% सरचार्ज की माफी की जा रही है। यदि 30 अप्रैल 2022 तक का मूलधन रुपए 1 लाख तक है तो बकाया भुगतान 6 किस्तों में तथा 1 लाख से अधिक बकाया है तो दशा में उपभोक्ता 12 किस्तों में भी भुगतान कर एक मुश्त समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी। आज ये प्रेस वार्ता मैंने जो बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि आज विद्युत वितरण खंड चतुर्थ फूलपुर के अंतर्गत विभाग की टीम, विजिलेंस की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा माहुल टाउन में बिजली मॉर्निंग रेड की गई, बिजली की चोरी पकड़ने के लिए। इस रेड में 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 22 एसी चोरी से बिजली का उपयोग करते हुए पाए गए लोग और इन सभी 33 के विरुद्ध एफआईआर की गई है। इसके अलावा 6 लोगों के भार भी बढ़ाए गए हैं। सब मिला के 70 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 27 उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये पर काटे गए हैं। मौके पर ऐसे 21 कनेक्शन थे जहां पर भी मीटर नहीं लगे थे, तो मौके पर मीटर भी लगाया गया है और 6 लोगों के विरुद्ध जो है हमने लोड बढ़ाने की कार्रवाई भी की है। और इस चोरी में जो 33 लोगों के विरुद्ध हमने एफआईआर की है उसमें लगभग 94 किलोवाट का लोड हमने चोरी में बुक किया है। तो उम्मीद है कि मैं मान के चलता हूं कि लगभग इसमें 70 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण किया जाएगा, जिसका कि उपभोक्ताओं को पेमेंट करना होगा। इस रेट की कार्रवाई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रेट की कार्रवाई हफ्ते के 6-7 दिनों में लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे हमको बड़ी बड़ी बिजली चोरी की सूचना मिलती है हम उसमें कार्रवाई करते रहते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के जानकारी के लिए ये बताना है कि आजकल विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना भी लागू की हुई है। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, सभी भार के, चाहे वो उनका कितना भी भार हो। और ये योजना निजी नलकूप संयोजनों के लिए है, उनका कितना भी भार हो। और ये योजना वाणिज्यिक संयोजनों के लिए है, लेकिन ये योजना मात्र 5 किलोवाट के वाणिज्यिक संयोजनों के लिए ही है। इस योजना में 30 अप्रैल 2022 तक जितना भी सरचार्ज होगा वो माफ़ हो जाएगा और 30 अप्रैल 2022 के बाद जो मूलधन है वो और मई का बिल और इस 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो देना होगा। तो उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें सरचार्ज पूरा माफ़ हो जा रहा है। और अगर उपभोक्ता चाहें तो इसमें एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं और यदि उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है पेमेंट एक साथ पेमेंट करने में, तो अगर 1 लाख का बकाया है मूलधन तो 6 किस्तों में, 1 लाख तक का अगर बकाया है तो 6 किस्तों में और 1 लाख से अधिक का बकाया है तो 12 किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि बिजली चोरी से बचें, नया कनेक्शन लें। कहीं समस्या आती है, मेरा नंबर है 94 530 47800। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 94 530 47800। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है कि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ मीटर नहीं लगे हैं, तो हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, टाउन में जा रही है और इस टीम को मीटर लगाने के कार्य में सहयोग करें, अनमीटर्ड बिजली का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। शुक्रवार को नगर क्षेत्र में रमा हॉस्पिटल व आईएमए के संयुक्त तत्वावधान में सीएमई का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। हार्ट फेल्योर व कार्डियक अवेयरनेस के विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल रस्तोगी ने हार्ट फेल्योर को लेकर डॉक्टरों को एडवांस इलाज, थेरेपी, उपचार व दवाओं के बाबत विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार से तमाम डॉक्टर लाभान्वित हुए। डॉक्टर विशाल रस्तोगी ने कहा कि हार्ट फेल्योर का मुख्य कारण तनाव भरा जीवन है। हार्ट को कोरोना ने भी काफी प्रभावित किया। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज व अपनी दिनचर्या बदलने पर ध्यान देना होगा। खान पान नियंत्रित करना होगा। मांस, घी, तेल से बचना होगा।
उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारी लाइफ स्टाइल ही हमें हार्ट फेल्योर से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि तनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी कि तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। आज हम लोगों ने यहाँ पर आजमगढ़ में एक वर्कशॉप करी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ जटिल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केसेस की एंजियोप्लास्टी करी और उसके बाद में शाम को IMA आजमगढ़ के साथ मिलकर के एक सेमिनार किया जिसमें मैंने उनको हार्ट फेलियर क्या होता है और उसका क्या इलाज है उसके बारे में अपडेट किया। हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इसके मामले सामने आ रहे हैं और उसका मेन कारण ये है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत तनाव से भरा हुआ है। हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिसकी वजह से हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने से हार्ट कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों का हृदय कमज़ोर हो गया है और उसकी वजह से उनको इसके सिम्टम्स आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका डायग्नोसिस टाइम पे करें और उसकी दवाएं रेगुलरली लें जिससे कि हम बीमारी से बच सकें। हार्ट फेलियर के मेन लक्षण होते हैं सांस फूलना, पैरों में सूजन आना और उसके अलावा थकान जल्दी महसूस होना और धड़कन का महसूस होना। तो ये अगर लक्षण किसी को हो रहे हैं तो इसका तुरंत उसको जांच करानी चाहिए, जिसके सबसे जो ज़रूरी टेस्ट है वो है ECG और अगर ECG में एब्नॉर्मैलिटी आती है तो आगे एकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए। इसका इलाज सबसे पहले तो हमें अपना दिनचर्या बदलनी चाहिए, हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहिए जिसके लिए हम जितना हमें सांस ना फूले उतने एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं 10 कदम भी चलता हूँ और 15 कदम भी चल सकता हूँ तो अच्छी बात है, उतना ही चलें, लेकिन धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। दूसरा, हमें नमक कम खाना चाहिए और पानी कम पीना चाहिए, तेल और घी कम प्रयोग करना चाहिए और उसके अलावा दवाएं बहुत रेगुलरली लेनी चाहिए जो कि आज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें निश्चित दवाएं हैं। 4 दवाएं मेनली बताई गई हैं, वो दवाएं हमें समय पर लेनी चाहिए और उसके साथ अपने डॉक्टर से रेगुलरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देखिए, तनाव से बचना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल की हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, इतना कॉम्पिटिटिव स्टेज है कि हम तनाव से कई बार नहीं बच पाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम अपनी फिर भी एक दिनचर्या में ऐसा बना लें कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, लेकिन साथ ही कुछ ध्यान, योगा, मेडिटेशन और अपने आत्मचिंतन पे लगाएं जिससे कि हम तनाव से दूर रह सकें। ये तनाव इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा रिएक्शन क्या है उस तनाव के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपना रिएक्शन चेंज कर लेंगे तो उसी से काफ़ी सुधार आ सकता है। हार्ट फेलियर एक जानलेवा बीमारी है और अगर मरीज़ को सांस फूल रहा है या ये सब लक्षण पैदा हो गए हैं और इलाज वो नहीं करा रहा है तो आम तौर पे जीवन 1 या 2 साल के करीब लिमिटेड होता है और अगर इसका इलाज किया जाता है तो ये लंबे समय भी जी सकता है। सेमिनार के दौरान डॉक्टर पंकज शर्मा ने अपने किए गए 200 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी के रमा अस्पताल में हुए ऑपरेशन में से कुछ जटिल ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में IMA का काफी सहयोग रहा। आज जनरली हम लोगों ने सेमिनार से पहले हमने एक वर्कशॉप रखा था जिसमें 3 बहुत ही कठिन केस थे हार्ट ब्लॉक, कार्डियक कोरोनरी ब्लॉकेज के, जो कि हमने परफॉर्म किया। डॉक्टर विशाल रस्तोगी सर को भी बुलाया था, उन्होंने भी आया, उन्होंने ही और हम और वो मिल करके इस केस को परफॉर्म किए और तीनों सक्सेसफुली ये हुआ। और उसी के ऊपर हार्ट फेलियर और कार्डियक अवेयरनेस के ऊपर ही आज का ये सेम ही था और हम आजमगढ़ में क्या क्या कर रहे हैं और क्या अलग से और कुछ कर सकते हैं उसको भी हमने ब्रीफ किया। तो बेसिकली यही था। जैसे क्या इस बीमारी से कितना नुकसान और क्या बचाव? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो काफ़ी गंभीर बीमारी मानी जाती है और हार्ट अटैक में जान जाना एक आम बात होता है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को और अपने ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इसके जनरली लक्षण जो होते हैं, चेस्ट पेन, छाती में बहुत ही अजीब तरह का दर्द होता है जिसमें जैसे लगता है कि कोई अंदर कुछ मरोड़ रहा हो, पसीना होगा, घबराहट होगी और वो दर्द कभी कभी बाएं हाथ और जबड़े में भी रेडिएट करता है। जब इस तरह के लक्षण आए तो ज़रूर आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और कम से कम एक ECG करा करके और नज़दीकी किसी कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाएं और उसका इलाज 2 घंटे के अंदर अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और आपके एथलैब में पहुंच जाते हैं तो आपका इलाज संभव है और
जानें बच सकती है। हमने कई जानें बचाई भी हैं इनफैक्ट आजमगढ़ में, रमा हॉस्पिटल में। इससे पहले जब हार्ट अटैक आता था तो लोग लखनऊ और बनारस जाते थे, तो जाते जाते कईयों की, क्योंकि जाने में इतने टाइम लगते थे कि कईयों की जान चली जाती थी। लेकिन अब वो सुविधा आजमगढ़ में हो जाने की वजह से बहुत सारी जानें बच रही हैं। हम लोग खुद अपने सेंटर पे 350 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं। हमारे किए हुए सारे केसेस सक्सेसफुल हैं, 0 मोर्टेलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, इसका प्रॉपर्ली इलाज तो एंजियोप्लास्टी ही होता है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज हुई है, चाहे वो ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो, चाहे वो चर्बी के जमने से हो, चाहे कैल्शियम के जमने से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो हमारा इलाज यही होना चाहिए कि हम उस ब्लॉकेज को रिमूव करें, हम फिर से नस को ओपन करें, आर्टरी को ओपन करें। तो उसके लिए छल्ला डालना बहुत ज़रूरी होता है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार व भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। दिनेश लाल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही दिनेश लाल यादव लगातार जिले में सक्रियता बनाए रखते हुए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। टिकट कंफर्म होते ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया और आजमगढ़ वासियों से निवेदन किया कि एक बार उन्हें भी सेवा का मौका दिया जाए। निरहुआ ने कमल का बटन दबाई है गीत गाकर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। जनता अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई गड़बड़ी और भीतरघात हुई थी, उससे सबक लेते हुए इस बार कोई घालमेल न हो, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, अभी टिकट कंफर्म हो गया, इसके लिए मैं अपने सभी शीर्ष नेताओं को आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने भरोसा जताया फिर से और मुझे एक और मौका दिया है। तो अब मैं आजमगढ़ की जनता से ये निवेदन करता हूं कि जैसे भरोसा जताया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप लोग जो है उस भरोसे को कायम रखिए और एक मौका मुझे भी दीजिए, क्योंकि आपने पहले जब मैं लड़ा था तो आपने एक मौका दिया था अखिलेश यादव जी को और वो बीच में छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगता है कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए और यही निवेदन करने की जनता के बीच में जाऊंगा। नॉमिनेशन कब आपका रहेगा? अभी देखते हैं, कल तो संडे है, कल तो बंद रहेगा, तो अभी देखते हैं सारी प्रक्रिया पूरी। तो आपने गाया भाजपा के लिए, कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहिनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू मत आई जइहा, ए बहिनी कमल के बटन दबैया। काहे कि अखिलेश हुए फरार, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। किसे चुनौती मानते हैं आप इन चारों पार्टी में, सपा और? मुझे लगता है कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अब जो चुनाव होने जा रहा है ये न किसी जाति के लिए हो रहा है, न किसी धर्म के लिए हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए हो रहा है। और जो आजमगढ़ की सम्मानित जनता है वो भी इस बात को समझ रही है कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की, तो आजमगढ़ भी सरकार के साथ जुड़ के, आजमगढ़ में कमल खिला के और इसको विकास के साथ जोड़ेंगे। 2019 से क्या सबक लिया आप लोगों ने, क्योंकि उसमें कई बूथों पे एजेंट नहीं मिले थे, काफी भीतरघात हुआ था? जी, 2019 से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारा घालमेल हो गया था, तो इस बार हम उस पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि इस तरह की गड़बड़ी इस बार ना हो। आपको बता दें कि शनिवार के दिन दिनेश लाल यादव के नाम से 3 सेट में पर्चा खरीदा गया और वो सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दिनेश लाल केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शनिवार के दिन डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पहुंचे और उन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुरली टॉकीज में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस का गठबंधन था और बीजेपी अकेली थी। इसके बाद भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। कहा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इसलिए इस्तीफा दिया जिससे मैं चुनाव जा सकूं।
क्योंकि अखिलेश जी और मैं भाई भाई हैं। कहा कि मेरा रास्ता साफ करने के लिए एक कमजोर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है। उन्होंने यादव समाज को लेकर कहा कि यादव बिरादरी के लोग देशभक्त होते हैं और वो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें गुमराह करने का काम किया। अपने निजी लाभ के लिए अखिलेश यादव देश विरोधी जिन्ना औरंगजेब की तारीफ करते हैं। सिर्फ वोट बैंक के लिए यादव समाज को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब यादव भाई समझ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक दलित चेहरा उतारा है जी चुनाव के लिए जी। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी डर गए और जहां डिम्पल जी का नाम चल रहा था? नहीं देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने मेरे लिए ही ये सीट छोड़ा था, ये तो अब समझ में आ गया। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं, और ये ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दिया कि आप जो है छोड़िए, अब यहाँ निरहुआ को रहने दीजिए। आप अगर विपक्ष के नेता बन के बैठ गए तो अब यहाँ आजमगढ़ के लिए निरहुआ लगातार काम करता रहा है, तो निरहुआ के लिए ही उन्होंने छोड़ा है। तो अब मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने डिम्पल यादव जी को भी नहीं भेजा और भी किसी को नहीं भेजा, तो वो भी चाहते हैं कि मैं ही बनूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भाई भाई का रिश्ता है, ये भाई भाई का रिश्ता है। तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ रही है, तो एक क्या कुछ असर पड़ेगा उसका, या फिर बसपा की काट के लिए उन्होंने इस तरह का? देखिए, सब लोग अपना अपना रणनीति बनाते हैं, उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी रणनीति से काम करेंगे। पर ये है कि मेरा काम आसान हो गया। मेरा काम आसान ये हो गया कि मैं फिल्मों से यहाँ चुनाव में और राजनीति में आया ही इसलिए था कि मैं चाहता था कि पूर्वांचल के लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, क्योंकि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही विकास कर रहा है और बहुत हमारा पूर्वांचल क्यों पीछे रहे। तो मैं इसलिए पूर्वांचल के लोगों से, चूंकि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं पूर्वांचल के लोग, तो मैं पूर्वांचल कि मैं उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सकूं कि आप लोगों का भी भला इसी में है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। और अब मेरा रास्ता आसान कर दिया अखिलेश भैया ने, अब मैं आसानी से सबको जोड़ लूंगा। जैसे कि टूटने को तैयार नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं तो कम से कम कल से लेके आज तक 500 लोगों को ऐसे बात कर चुका हूं, जो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, पार्टी में ही होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर पूछे तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए, क्योंकि यादव जाति जो है वो देशभक्त बिरादरी है। चक्कर में पड़ के ये लोग फंस गए और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको लेके वो किधर जा रहे हैं। तो अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है और यहाँ भी छोड़ दिया, तो अब आसानी से मैं जोड़ लूंगा। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये देश, हाँ, अखिलेश यादव जी लेकिन अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रदेश का भला किस में है, देश का भला किस में है। वो कभी जिन्ना की तारीफ करते हैं जिसने देश को बांट दिया, वो कभी औरंगजेब की तारीफ करते हैं जो हमारे देश पे इतना अत्याचार किया। तो ऐसी विचारधारा के साथ में यादवों को जोड़ के उन्होंने कहीं ना कहीं यादवों के साथ में गलत ही किया है। उनका निजी स्वार्थ हो सकता है कि वो चंद वोटों के लिए वो जो हमारे देश के दुश्मन हैं या हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनकी तारीफ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यादवों को उनके साथ कभी भी होना चाहिए था। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सब लोग आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या, कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं और मोदी सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की मांग की। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी जम्मू के निर्वासित पंडितों का बिना किसी ठोस योजना के पुनर्वास करा के वाहवाही लूटने के लिए उनकी जान खतरे में डालकर अब मौन साध लिया है। आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ वही हो रहा जो 90 के दशक में उनके साथ हुआ था। उनके घरों, दफ्तरों और सड़कों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये मानवता और देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने का काम कर रही। कश्मीर जल रहा है और मोदी सरकार विपक्षियों को जेल भेजने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से नहीं संभल रहा एक छोटा सा राज्य, ये उनकी विफलता है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। आज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को
जिलाधिकारी के महोदय से ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांग रही है आपकी? हमारी मांग है कि वहाँ पे जो आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है इस पे केंद्र सरकार फेल है क्या? जी हाँ, केंद्र सरकार इस मुद्दे पे इसके पहले मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाए और राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम होगा। 370 भी हट गया, राज्य का दर्जा भी हटा लिया गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके बावजूद हो रही हत्या, इसका मतलब है कि मोदी सरकार जब छोटे से राज्य को संभालने में विफल है। और मेरी मांग है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर की इन हो रही घटनाओं की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए।